आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको द गॉडफादर ऑफ स्कैम कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिससे लोग आज भी डरते हैं और बहुत सारे लोग कंगाल भी हो गए इस आदमी की वजह से। मिलिए कार्लो पिएट्रो जियोवानी गाग्लिएल्मो टेबाल्डो पोंजी, इन शॉर्ट चार्ल्स पोंजी से। और इसी आदमी ने क्रिएट किया है पोंजी स्कीम को। नोटिस कीजिएगा इसके नाम पे पोंजी है। तो कौन थे ये चार्ल्स पोंजी, कैसे शुरुआत किए इस स्कीम का और कैसे आज तक इंडिया पे लोग फंसते रहते हैं पोंजी स्कीम में। और सबसे बड़ी बात, आप एज एन इन्वेस्टर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस तरह के स्कीम से, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। चार्ल्स पोंजी का जन्म हुआ था 1882 में इटली में। प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ही छोटी उम्र से चार्ल्स पोंजी को काम करना पड़ता था और उनका पहला जॉब था पोस्टल वर्कर का जॉब। लेकिन बहुत ही जल्दी वो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ले सेपिएंजा में एडमिट हो गए फर्दर स्टडीज के लिए। याद रखिएगा, जो इसका पोस्टल जॉब है यही जॉब इसको आगे जाके हेल्प करेगा एक बड़ा सा स्कैम करने में, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज में जाके इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, इन्होंने अपनी रिच फ्रेंड्स को फॉलो किया। 4 साल के बाद ना इनको डिग्री मिला ना कोई जॉब। उस टाइम पे इटली पे एक ट्रेंड था, बहुत सारे यंग इटालियन यूएस जा रहे थे और यूएस से बहुत सारे वेल्थ कमा के इटली वापस आ रहे थे। चार्ल्स पोंजी ने सोचा क्यों ना यूएस में जाके अपना किस्मत आजमाया जाए और इसी सोच के साथ उन्होंने पहुंचा बोस्टन ऑन नवंबर 15, 1903। बहुत सारे इंटरव्यूज में चार्ल्स पोंजी ने यह कहा कि वो जब बोस्टन पहुंचे तब उनके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ $2.5 था और वो जिस शिप से बोस्टन आया था उसका नाम था SS वैंकूवर। ज्यादातर पैसा उन्होंने उसी शिप पे गैम्बलिंग के दौरान गवा दिया था। बोस्टन में पहुंच के उन्होंने फैक्ट्रीज में काम किया, एज ए वेटर रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन कोई भी जॉब पे ये टिक नहीं पाया। उन्होंने इंग्लिश भी सीखा और उसके पर्सनालिटी बहुत ही अच्छे होने के कारण वो लोगों को बहुत ही इजीली इंप्रेस कर सकते थे। उनका मुलाकात हुआ रोज नाम की एक लड़की के साथ, जिसके साथ उन्होंने आगे जाके शादी भी किया। 1907 में पोंजी ने देखा कि यूएस में उसका खास कुछ बन नहीं रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मॉन्ट्रियल कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। और कनाडा पहुंचते ही उनको एज ए असिस्टेंट टेलर एक बैंक में काम मिला और बैंक का नाम था बैंको ज़रोसी। असिस्टेंट टेलर से मैनेजर बनने में पोंजी को बहुत दिन का टाइम नहीं लगा और एज ए मैनेजर पोंजी ने देखा कि जो बैंक था ये बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। बैंक का बहुत सारे बुरे इन्वेस्टमेंट था और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा था। लेकिन बैंक अपने पुराने कस्टमर को उनका पेमेंट नए कस्टमर से लिए हुए पैसे से चुका देता था। पोंजी को पता चल गया था कि ये बैंक आगे जाके चलने नहीं वाला है और ये बैंक फेल भी हो गया था। और पोंजी ने बहुत सारे सीनियर ऑफिसर के साथ मिलके बहुत सारे पैसा भी लूटा इस बैंक से और इस लूट के कारण इसका जेल भी हुआ कनाडा पे। 1919 पे चार्ल्स पोंजी वापस आया यूएस और बोस्टन में शुरू किया अपनी पहली कंपनी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी। और उन्होंने इन्वेस्टर को यह प्रॉमिस किया कि 90 दिन में वो उनके पैसे डबल कर देंगे। उन्होंने बताया जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन है, जो बेसिकली मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो आप एक कंट्री में सस्ते में खरीद सकते हो और दूसरे कंट्री में महंगे में बेच सकते हो। उस टाइम पे स्पेन का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, तो स्पेन पे अगर आप इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन 1 सेंट पे खरीदते हो और उसी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन को आप यूएस में लाके 5 सेंट पे रिडीम कर सकते हो, तो इससे बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लगभग 400% तक का प्रॉफिट भी हो सकता है और इस अपॉर्चुनिटी को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस स्कीम के ऊपर अट्रैक्ट हुए, स्पेशली जो इटालियन लेबरर या माइग्रेंट वर्कर था, उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग को इस स्कीम पे लगाया। 90 दिन के बाद उनका पैसा डबल हो गया और जो पैसा उनको वापस मिला वो पैसा उन्होंने वापस री इन्वेस्ट कर दिया सेम स्कीम में। पोंजी का ये स्कीम वाइल्ड फायर जैसे फैल गया पूरे अमेरिका में। उस टाइम पे बैंक साल भर में 5% का इंटरेस्ट देता था और एक तरफ चार्ल्स पोंजी जो 90 दिन पे लोगों का पैसा डबल कर रहा था। बाय जून 1920 लोगों ने मिलकर $2.5 मिलियन पोंजी के स्कीम पे इन्वेस्ट किया, जिसका वैल्यू आज के दिन पे है $39 मिलियन। और जुलाई 1920 आते आते हर दिन पोंजी के स्कीम पे मिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे। इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने घर को मॉर्गेज पे रख रहे थे और अपने पैसे लाइफ सेविंग्स को इनके स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे और जैसे 90 डेज में इसका पैसा वापस मिलता था वो उसी पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर देते थे। कोई इस स्कीम से पैसा निकालना नहीं चाहता था क्योंकि सबका पैसा डबल हो रहा था। द म्यूजिक वाज ऑन। और सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह है कि 75% जो बोस्टन पुलिस फोर्स था उन्होंने भी अपनी लाइफ सेविंग इस स्कीम पे लगा दिया था। किसी को इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन लोग इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे थे। ऑफ कोर्स इतना पैसा और इतना फेम पोंजी को एक नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को पोर्ट्रेट किया, अपने लिए मैंशन खरीदा और अपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी के जो ब्रांचेस है वो भी यूएस के बड़े बड़े सिटीज में खोले। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस स्कीम के पीछे क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता था सिवाय एक इंसान के।
जैसे जैसे पॉन्जी का एम्पायर बढ़ता गया, लोगों का सस्पिशन भी बढ़ता गया। स्पेशली जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थे, उनका नजर गया पॉन्जी के इस कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल जर्नलिस्ट क्लैरेंस बैरन, उन्होंने पॉन्जी की इस स्कीम को इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। क्लैरेंस बैरन फेमस बैरन फाइनेंशियल मैगजीन का फाउंडर भी है और डाउ जोन्स एंड कंपनीज का भी ओनर है। और अपने इन्वेस्टिगेशन में बैरन्स ने ये पाया कि इतने सारे इंटरनेशनल कूपन को अगर आप कोई स्पेन से यूएस पे इंपोर्ट करता है, लॉजिस्टिक का जितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को देने के बाद इसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं बच सकता। तो चार्ल्स पॉन्जी कैसे क्लेम करता है कि वो 400% तक का रिटर्न कमा सकता है इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी से। बैरन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और उन्होंने ये पाया कि चार्ल्स पॉन्जी के पास जितने सारे पैसे हैं, उससे करोड़ों इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन खरीदा जा सकता है। लेकिन उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ और सिर्फ 27,000 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन सर्कुलेशन पे थे। तो बाकी पैसे से चार्ल्स पॉन्जी कर क्या रहा है? इस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आया बॉस्टन के एक फेमस न्यूज़पेपर में और लोगों को पता ये चला कि चार्ल्स पॉन्जी नए लोगों से पैसे ले रहे हैं और पुराने लोगों को उसी पैसे को वापस कर रहा है, यानी कि पैसे का गोल गोल कर रहा है। और ये खबर भी फायर की तरह फैल गया। सारे इन्वेस्टर आए और अपने पैसे को विड्रॉ करने लग गए और ये पॉन्जी स्कीम कोलैप्स हो गया। और जब ऑडिट हुआ तब पता चला कि पॉन्जी के पास एक भी असली प्रॉफिट नहीं था। उन्होंने कभी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन खरीदे ही नहीं और चार्ल्स पॉन्जी के ऊपर पर्सनल कर्जा था, वो $7 मिलियन के ऊपर था और इन्होंने इन्वेस्टर्स का $20 मिलियन गवा दिया इन 1920s को। और आज के दिन पे जिसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद होने वाला है $314 मिलियन। लेकिन उन्होंने जो फाइनेंशियल डेंट यूएस पे छोड़े थे, वो वर्ल्ड फेमस बन गया और जिसे फेमसली पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। और 1949 को उनका देहांत हो गया रियो डे जेनेरो के एक कम्युनिटी हॉस्पिटल पे। पॉन्जी को गुजरे हुए 75 इयर्स हो गया, लेकिन आज भी इंडिया पे बहुत सारे स्कैमस्टर इसी स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग आम आदमी को लूटते रहते हैं। पिछले 15 सालों में लोगों ने करोड़ों रुपया गवाया है इस पॉन्जी स्कीम में। रोज वैली स्कैम 2015 17,000 करोड़ लोगों ने गवाए हैं। पर्ल ग्रुप स्कैम 2016 49,000 करोड़ लोगों ने गवाए हैं। स्पीक एशिया ऑनलाइन स्कैम 2011 जहां पे लोगों ने 2,200 करोड़ गवाए हैं। सहारा स्कैम 2014 25,000 करोड़ लोगों ने गवाए हैं। बाइक बॉट स्कैम 2021 15,000 करोड़ लोगों ने गवाए हैं। फ्यूचर मार्केट लाइफ केयर स्कैम 2019 जहां पे लोगों ने 2,500 करोड़ रुपया गवाए हैं। इस तरह का स्कैम आगे भी होगा और बहुत सारे इनोसेंट लोग अपने लाइफ सेविंग्स को गवा देगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। फ्यूचर में जाके इस तरह का स्कैम आपके साथ ना हो तो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस आपको सीखना पड़ेगा। जो पहला चीज है वो है गारंटेड हाई रिटर्न। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का वादा फ्रॉड होता है। दूसरा है कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है तो कंसिस्टेंट हाई रिटर्न नहीं कमाया जा सकता इससे। और तीसरा है अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है या आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है तो उससे दूर रहना चाहिए। चौथा है अनलाइसेंस्ड सेलर। अगर आपका एडवाइजर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनसे दूर रहो। 5 नंबर पे है सीक्रेटिव स्ट्रेटेजी। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान समझ में नहीं आता तो इन्वेस्ट मत करो। और 6 नंबर पे है डिफिकल्टी इन विड्रॉल्स। अगर पैसा विड्रॉ करने में दिक्कत आ रहा है या प्री मैच्योर विड्रॉ करने में दिक्कत आ रहा है तो हो सकता है कि ये एक स्कैम है। दोस्तों, तो ये कहानी थी चार्ल्स पॉन्जी की, जिन्होंने अपने नाम के साथ पॉन्जी स्कीम को इस दुनिया पे हमेशा के लिए छोड़ के गया। आशा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फैमिली के ग्रुप्स के साथ, तो सबको पता चले कि इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ब्रिक्स के बारे में बात किया था, कैसे ब्रिक्स यूएस की डॉलर की डोमिनेंस को खत्म कर रहा है और ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप उस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं एक नए पावर पैक्ड एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।